हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपना 13 लेसन कंप्लीट हो गया था। 13 लेसन के साथ ही अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना इकोनॉमिक्स 12 का सेकेंड पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जब अपन ने पढ़ाई चालू करी थी, पहले ही दिन जब मैंने अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ाया था, उस दिन मैंने आपको कहा था कि हमारे अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो अभी तक हमने जो 13 लेसन पढ़े थे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के थे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको याद है ना, किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अपन व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, है ना। यानी छोटे अर्थ के अंदर अपन जब अध्ययन करते हैं तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और जिसमें हमने उत्पादन, उपभोग, वितरण, उपयोगिता, मांग, पूर्ति, ये सब कुछ हमने किसमें पढ़ा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। बच्चों, आज अपन अपना समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन करते हैं, और समूह का मतलब यहाँ पर देश से। जब संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बच्चों, आज से हम लेसन नंबर 14 से हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय का मापन, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। तो लेसन नंबर 14 है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा। हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्र मतलब संपूर्ण देश, और आय मतलब होता है इनकम, इट मीन्स नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय क्या है? संपूर्ण देश के अंदर सभी तरह की आर्थिक क्रियाओं से जो आय अर्जित होती है, उस आय का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। एक नॉर्मल अर्थ के अंदर भी बताऊंगी, फिर धीरे धीरे हम राष्ट्रीय आय को बहुत अच्छे से जानेंगे। अभी आप ये समझिए कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश की अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी तरह की आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो पशुपालन हो, खेती बाड़ी हो, कृषि अर्थात छोटे मोटे कुटीर उद्योग हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, या कोई सेवा क्षेत्र हो, बैंकिंग, अध्यापन कार्य, विद्यालय, तो सभी तरह की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है बच्चों, उन सब से जो आय प्राप्त होती है, उस आय का योग ही राष्ट्रीय आय होती है। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय आय, मतलब सभी तरह की आर्थिक क्रियाओं से अर्जित आय, जिसमें कृषि, कुटीर उद्योग, निर्माण कार्य, बैंकिंग, सेवा, ये सब सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय आखिर होती क्या है, या राष्ट्रीय आय की हमको क्यों जानना है। तो राष्ट्रीय आय मतलब हमारी इनकम। अब अपने यदि परिवार की बात कीजिए, आपके परिवार के अंदर जितनी ज्यादा अच्छी इनकम होगी तो आप उतने अधिक समृद्ध कहलाएंगे। इसी प्रकार देश की राष्ट्रीय आय से हमें पता चलता है कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा देश गरीब है। अर्थात जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना अमीर होगा। और राष्ट्रीय आय के कहाँ से आएगी? उसके कई सारे स्रोत होंगे। अर्थात यदि आपके परिवार में आपके पापा अकेले कमा रहे तो आपकी आय कितनी होगी? लेकिन समझ लो कि आपके पापा भी कमा रहे, मम्मी भी कमा रही है, और अलग अलग स्रोतों से आय आ रही है। आपकी दुकान भी है, खेती बाड़ी भी है, घर में पशु भी है, तो आय के बहुत सारे स्रोत होंगे, तो बच्चों अपनी आय बढ़ जाएगी। इसी प्रकार देश के अंदर भी, जिस देश के अंदर आय के बहुत सारे स्रोत हो, यानी कई सारी आर्थिक क्रियाओं से देश को यदि बच्चों आय प्राप्त हो रही है, तो अपन कहेंगे कि वह देश अधिक विकसित है, वह देश अधिक अमीर है। और जिस देश में आय के स्रोत कम होंगे, कम प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से वो देश आय अर्जित कर रहा है, अर्थात वो देश गरीब है या कम विकसित। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि देश की जो आर्थिक स्थिति का या कितना विकसित है पता लगाने के लिए हमें राष्ट्रीय आय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय है। फिर ये निश्चित अवधि के लिए, देखो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक क्या होता है? एक जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन किसी एक निश्चित बिंदु पर करते हैं तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। लेकिन जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन एक निश्चित समयावधि में करते हैं तो उसे हम प्रवाह कहते हैं, है ना। तो हमारा राष्ट्रीय आय भी क्या है? प्रवाह है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसी एक दिन या एक समय की बात नहीं है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम पूरे वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। अर्थात समझ लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के अंदर जितनी भी तरह की आर्थिक क्रियाएं, उनसे हमको जितनी भी आय प्राप्त हुई है, वो सबका योग करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो बच्चों ये बात अच्छे समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। राष्ट्रीय आय क्या है? प्रवाह है। इसके बाद होता है कि इसका संबंध अपने देख लिया कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से होता है। और राष्ट्रीय आय के भी हम जो 15 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे
राष्ट्रीय आय की गणना, तो अपन देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो प्रचलित कीमतों पर होती है और राष्ट्रीय आय की गणना हम मुद्रा में करते हैं, है ना। कि राष्ट्रीय आय की गणना भी तो अपन को करनी है ना, तो कितनी मुद्रा, जैसे जिस देश की जो मुद्रा होगी, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया पैसा, तो अपन उसके अंदर उसकी गणना करते हैं। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है वो अधिक विकसित है, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है वो कम विकसित या गरीब है। राष्ट्रीय आय में समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय आय एक तरह का प्रवाह है, जिसे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आय का चक्राकार प्रवाह, जिसे आप पता लगाओगे कि राष्ट्रीय आय का कैसे प्रवाह चलता है। जैसे मुझे कुछ सामान लाना है तो मैं 10 रुपये का कोई सामान खरीदती हूँ, तो दुकानदार को मेरे 10 रुपये कहाँ चले गए, दुकानदार के पास चले गए। फिर वो दुकानदार क्या करता है, ये 10 रुपये अपने बेटे को देता है ना, कि वो कुछ और सामान ले आए, तो वो किसी दूसरी दुकान पे जाता है और दूसरी दुकान वाले से वो पैसा किसी तीसरी जगह पर जाता है और हो सकता है वो 10 रुपये वापस मेरे तक आ जाते हैं। तो इस प्रकार आय का एक प्रवाह चलता रहता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आय का चक्राकार प्रवाह कैसे चलते हैं, लेकिन अभी हम ये बात समझ लें कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। अब इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टॉक का मतलब होता है बच्चों एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर जब किसी आर्थिक चर की हम गणना कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं स्टॉक। लेकिन जब हम किसी आर्थिक चर की गणना एक निश्चित अवधि के लिए करते हैं तो इसे कहते हैं प्रवाह। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए कि हमारे पास एक तालाब है या कोई एक डैम है जिसके अंदर आज जो पानी है, अर्थात मान लीजिए कि आज है अपनी 1 जुलाई को इसके अंदर 20 फीट पानी है। कितना पानी है, 20 फीट पानी है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों के अंदर अच्छी बारिश हुई तो जो पानी की आवक बढ़ी और इसके अंदर हो गया 40 फीट पानी। कितना हो गया, 40 फीट पानी 3 महीनों के अंदर। कितने महीने में, 3। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर हो गया बारिश, उसके बाद वापस से गर्मी हुई तो क्या हुआ, कुछ पानी एवोपरेट हुआ या पानी सूख गया या आगे के निर्माण कार्य के अंदर या कहीं डैम से पानी आगे गया। तो जब हमने 1 साल के बाद यानी 30 जून तक हमने देखा तो इसके अंदर पानी था 25 फीट। देखो बच्चों, 1 जुलाई को पानी था 20 फीट, फिर 3 महीने बाद देखा तो पानी कितना था, 40 फीट, लेकिन 30 जून को देखा तो आज फिर पानी 25 फीट था। तो 1 जुलाई की जब हम बात करेंगे उसके अंदर जो पानी 20 फीट है वो इसका स्टॉक हो गया। और यदि हम 30 जून की बात करते हैं तो उसके पास पानी 25 फीट है, वो भी क्या हो गया, इसका स्टॉक हो गया। लेकिन इस समय अवधि के अंदर 20 से 40 मतलब 20 फीट क्या हुआ, पानी बढ़ा, तो 20 फीट बढ़ना ये इसका प्रवाह हो गया। और 40 से वापस 25 होना यानी -15 होना, वो भी इसका प्रवाह हो गया। तो यहाँ पर 3 तरह की स्थिति बनी। पहले स्टॉक था 20 फीट, वापस प्रवाह हुआ, 20 फीट वापस आया और वापस प्रवाह हुआ जिसमें वापस पानी निकल गया, माइनस हुआ और फाइनली हमको स्टॉक मिला 25 फीट। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं अच्छे से कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय तो हमारा प्रवाह है, लेकिन हमने यहाँ पर यह भी समझ लिया कि स्टॉक और प्रवाह क्या होता है, क्योंकि जब हमने 1 जुलाई को बात करी थी तो वो हमारा एक निश्चित समय बिंदु था कि 1 जुलाई को बांध में या डैम में 20 फीट पानी है, फिर वापस उसके अंदर वृद्धि हो गई और 3 महीने बाद 40 फीट हो गया, ये इसका प्रवाह हो गया। लेकिन आगे निर्माण डैम का पानी आगे कई कार्यों में भी काम आया, प्लस एवोपरेट भी हुआ, तो वापस कितना हो गया, 25 फीट रह गया, यानी 15 फीट का नुकसान हानि हुई, तो वो भी हमारा प्रवाह है। तो इसी प्रकार बच्चों देश की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रवाह चलता रहता है, आय का चक्राकार प्रवाह चलता है और राष्ट्रीय आय भी एक प्रवाह है, जिसको हम इस डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि समझ लो कि एक पूंजी का जो होता है वो स्टॉक होता है ना। जैसे आप एक विद्यालय है आपके पास और आपके विद्यालय के अंदर 1000 फर्नीचर है, ठीक है, ये आपका स्टॉक हो गया कि मेरे पास एक विद्यालय है जिसमें मेरे पास 1000 फर्नीचर है, ये मेरा स्टॉक हो गया। लेकिन 1 साल की अवधि के अंदर मैंने क्या करा, 1000 फर्नीचर और ले आई मैं, तो अब मेरे पास कितने फर्नीचर हो गए, 2000 फर्नीचर हो गए। तो हमारा 1 जुलाई को मेरे पास फर्नीचर कितना था, पूंजी का स्टॉक, यानी मेरे पास फर्नीचर भी क्या है, हमारा पूंजी है। तो 1 जुलाई को मेरे पास पूंजी का स्टॉक था 1000 फर्नीचर। फिर 1-2 महीने के अंदर मैंने वापस उसके अंदर वृद्धि करी और 1000 फर्नीचर और ले आए, तो मेरे पास अब हो गए 2000 फर्नीचर। लेकिन टूट फूट भी हुई, कुछ फर्नीचर टूट गया है ना, या कुछ ऊपर से गिरा, इसकी वजह से मेरे पास -500 हो गए। और जब मैंने 30 जून को वापस से देखा तो मेरे पास 1500 फर्नीचर थे। कितने फर्नीचर थे, 1500 फर्नीचर। तो मेरा क्या हुआ कि 1 जुलाई को जो मेरे पास फर्नीचर था वह मेरा पूंजी और स्टॉक हो गया, लेकिन हमारा नए निवेश का प्रवाह कितना हो गया, 1000 स्टॉक का। तो ये तो 1000 जो फर्नीचर था वो तो स्टॉक हो गया,
लेकिन नए निवेश का जो प्रवाह हुआ वो 1000 और हो गया, तो अब मेरे पास 2000 फर्नीचर हो गए, तो 1000 का जुड़ना वो प्रवाह हो गया। लेकिन कुछ टूट फूट हो गई है ना, पूंजी का मूल्यह्रास हुआ। आप कोई भी फर्म चलाइए, पूंजी का मूल्यह्रास तो होगा ही सही। तो कुछ फर्नीचर टूट गया, जिससे जो 30 जून को मैंने देखा तो मेरे पास सिर्फ 1500 फर्नीचर थे, तो 1 जुलाई को 1000 फर्नीचर का होना स्टॉक हो गया, 30 जून को 1500 फर्नीचर का होना स्टॉक हो गया। लेकिन बीच में जो 1000 की वृद्धि हुई और 500 की जो कमी हुई वो हमारा प्रवाह हो गया। तो इसी प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर भी पूंजी का स्टॉक होता है, किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। फिर उसके अंदर नए निवेश जुड़ते जाते हैं, जिससे प्रवाह होता जाता है और प्लस होता जाती है आय, लेकिन साथ में मूल्यह्रास भी होता जाता है, जिससे माइनस भी होती जाती है। तो राष्ट्रीय आय 2 बिंदुओं या 2 समयावधि के मध्य आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय होती है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय, और ये राष्ट्रीय आय एक तरह से प्रवाह। तो बच्चों, आज हमने हमारा समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट कर दिया है, और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें समूह का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना, बेरोजगारी है ना, कीमत स्तर। और इसके अंदर भी हमने आज जो हमारा 14 चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देख लिया, राष्ट्रीय आय की मूल धारणाएं, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र देखा, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं देखा, फिर हमने उसकी विशेषताएं देखी, और विशेषताएं देखने के साथ साथ हमने स्टॉक और प्रवाह को भी अच्छे से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे आय का चक्राकार प्रवाह, और साथ में हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से हमें आय का अर्जन होता है, इसके बारे में हम विस्तृत से बच्चों अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी वीडियो को बच्चों अच्छे से देखिए, और अब हमारा कोर्स बढ़ता जा रहा है, तो आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाइए और वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वीडियो के बाद इससे रिलेटेड मैं नोट्स के फोटो अपलोड कर रही हूँ, वो आपकी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपके नोट्स भी रेडी रहें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।